Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our sessions of current affairs. Yes, everybody is aware of this fact कि करंट अफेयर्स के बिना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना नामुमकिन है. लेकिन व्हाट टू स्टडी, टू व्हाट एक्सटेंट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी फ्रॉम एंड हाउ टू कनेक्ट इट with your static portion of your syllabus is the entire name of the game. So मैंने यहां पर एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैराथन सीरीज बनाई है. प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1 ऑल्सो. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम, इन विच हम सारे करंट अफेयर्स को करेंगे जो मुझे लगता है रेलेवेंट है. ये करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 से लेकर आज तक जो भी मुझे लगेगा कि ये स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी से कनेक्टेड है, इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम, I will share it with you. और ये बन जाएंगे the unmissable topics for UPSC CSE 2024. So make sure that you अपना जो तुमने दिमाग लगा के करना है करो, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम मत करो. डोंट कम इनटू द ग्लैमर ऑफ करंट अफेयर्स की जो मुझे तो पूरा न्यूज़पेपर देखना है या फिर मुझे स्पाइसी न्यूज़ देखने हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला. सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मना नहीं है, लेकिन स्टे विद इन द 4 walls ऑफ योर सिलेबस. जिस तरह से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसको भी एडवांटेज करो. अब इसी वीडियो में तुम्हें दिखेंगे टारगेट्स बने हुए. सो सिंबल्स दिखाई देंगे, टारगेट्स ऐसे करके, और ऐसे एक एरो जा रहा होगा. ये वो टॉपिक होगा या वो पोर्शन ऑफ द न्यूज होगा जो मुझे लगता है कि एक रेलेवेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है. सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को एक लर्निंग वीडियो, एक टीचिंग वीडियो की तरह समझना एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरी लाइन ऑफ दिस. इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं, एक मेजर अनाउंसमेंट है. अनअकैडमी ने अपनी हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप नहीं किया है. 24,999 रुपीज में 15 मंथ का कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है. 24,999 में 15 महीना इज इक्वेटेड टू सम 56 रुपीज अ डे. और उसमें आपको मिलता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म. बहुत सारे लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि सर 12 महीने का सुना था, 18 महीने का सुना था, 2 साल का सुना था, ये 15 महीने क्यों? बिकॉज हमारे अंडरस्टैंडिंग में एंड ऑल ऑफ अस सैट टुगेदर एट अनअकैडमी एंड वी डिसाइडेड कि अगर कोई रियलिस्टिक चांस चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो वो 15 महीने में ही फॉल करता है. एनीथिंग बिलो इज काइंड ऑफ रशिंग विद द सिलेबस, जो हम नहीं चाहते. धीरे धीरे ये सिलेबस तुम्हें कंसोलिडेट हो जाए, तुम्हें समझ में आ जाए, उसके लिए 15 मंथ्स इज अ वेरी रीजनेबल टाइम पीरियड. अनअकैडमी ने यह सोचा कि जहां पर हम लोगों ने तुमको 15 मंथ्स का जब बोल ही दिया है, सोच ही लिया है, जस्टिफाइड टाइम पीरियड है, तो माइट एज वेल उसी में प्राइस ड्रॉप करते हैं. और ये प्राइस ड्रॉप हो गया है 24,999, विच इज लाइक द अनबिलीवेबल, इट्स अ स्टील, इट्स एन अनबिलीवेबल ऑफर. लेकिन याद रखना ये केवल 7 मई तक है. इन अदर वर्ड्स दिस इज द लास्ट डे जब आपको इस ऑफर का फायदा उठा लेना चाहिए. जब आप अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाओगे, यूज द कोड सिडलाइट और ये प्राइस आपको मिल जाएगा. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड मेक श्योर दैट यू कनेक्ट विद मी. इसको अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन कर लो एंड यू कैन रीच ऑन माई टेलीग्राम चैनल. जो भी मुझे शेयर करना होता है, जो पीडीएफ शेयर करने होते हैं, जो भी कंटेंट शेयर करना होता है, इज रेडीली अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल. एंड फाइनली तुम्हारी लाइफ इजी बनाने के लिए मैंने ये क्यूआर कोड बनाया हुआ है. अपने मोबाइल कैमरा से इस क्यूआर कोड पे जाना, वो सीधा तुम्हें अनअकैडमी की उस साइट पे ले जाएगा, उस पेज पे ले जाएगा जहां पर तुम्हें सिर्फ अपना कोर्स चूज करना है, ड्यूरेशन चूज करना है एंड सिड लाइक कोड यूज करना है एंड यू कैन एक्चुअली ज्वाइन द अनअकैडमी कोर्स देयर एंड देन. अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना नहीं है. लेट्स गो फॉर द टॉपिक है. सो ये है ब्रेकिंग न्यूज. तो ये ब्रेकिंग न्यूज है. What a blue corner notice will mean for Prajwal Ravanna. The CBI is likely to issue a blue corner notice against etc. who fled to Germany on a diplomatic passport after allegations of sexual abuse came to light. तो ये न्यूज 6 मई 2024 यानी कि आज ही की न्यूज है. और ये 6 मई 2024 की न्यूज में हम लोगों को पहले इसमें से फिल्टर आउट करना है वो जो मेरे काम का है और वो जो मेरे काम का नहीं है. इसमें से जो राजनीति की बातें हैं, जो कि पॉलिटिक्स की बातें है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. हम लोग को सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज से कोई मतलब नहीं है. हमें मालूम है कि एक पर्सन है, उसके अगेंस्ट ब्लू कॉर्नर नोटिस निकले, ये मेरे पॉलिटी का सिलेबस हो जाता है और आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट.
मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, POLITY। मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाता। पिछले 5 साल से मैं जब अनअकैडमी पे हूं और उससे कई साल पहले से जो मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, आई थिंक पीपल हैव genuinely and very generously accepted me as a subject expert in polity। लेकिन मेरे ऊपर कोई और ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने उसको कभी भी सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की। तो मैं राजनीति से दूर रहकर केवल राज व्यवस्था पढ़ाता हूं, और दैट इज व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी। मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पर सिर्फ उस पार्ट से, एक मुझे दिख गया CBI, एक मुझे दिख गया वर्ड ब्लू कॉर्नर नोटिस, और मुझे यह बात पता चल गया कि दिस पर्सन जिसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो जर्मनी चले गए हैं ऑन अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब यहां पर मुझे वर्ड समझ में आ रहा है कि ये CBI ब्लू कॉर्नर नोटिस क्यों निकाल रहा है, या पहले पता कि ये ब्लू कॉर्नर नोटिस है क्या। इस टॉपिक को समझने के लिए तुमको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और वो टॉपिक इज इंटरपोल, INTERPOL। इसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडिया के इंटरपोल से नाता समझेंगे और नोटिस समझेंगे। सो हम लोगों से 3 टॉपिक्स पढ़ने, इंटरपोल क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जरूरत भी क्या है, एक्चुअली उससे पता चल जाएगा इंडिया के इंटरपोल से क्या लेना देना है, एंड द नोटिस दैट आर रिलेटेड टू इंटरपोल। इन नोटिस को इंटरपोल नोटिस ही बोला जाता है। लेट्स गेट डाउन टू द पिक्चर। तो एक वर्ड तुमको समझ में आना चाहिए, और वो वर्ड इज फ्यूजिटिव, FUGITIVE, फ्यूजिटिव, भगोड़ा जिसे बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में इसे भगोड़ा बोला जाता है। फ्यूजिटिव एक तब जरूरत पड़ जाती है जब क्राइम्स का जो डायमेंशंस है वो इंटरनेशनल होने लग गया। पहले जब क्राइम्स होते थे, शायद एक जमाने में होते होंगे, जब क्राइम्स होते होंगे तो लोकल एरिया में होते या फिर कंट्री में रहते। अब यहां से आपको एक और वर्ड समझ में आएगा, और वो वर्ड इज ज्यूरिसडिक्शन। व्हाट इज द वर्ड? ज्यूरिसडिक्शन। तुम कभी थाने में जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि आप कहीं पर कंप्लेंट कराओगे, तो वो जो थाने वाले हैं वो जो कंप्लेंट लिखेंगे ना, वो इस तब लिखेंगे जब वो बोलेंगे कि ये फला फला एरिया या ये फला फला क्राइम, राइट, वट एवर क्राइम, ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है। वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कभी कभी एक गली इधर उधर हो जाए ना तो भी वो लोग अपना ना केस नहीं बनाए, बोले ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं फॉल करते। इन अ वे ये बड़ी अजीब सी मजबूरी लगती है, लेकिन है तो ये सच्चाई। बिकॉज लीगल टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये जरूर है कि अगर कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसमें किसी हद तक ज्यूरिसडिक्शन मैटर करता है। अब ये ज्यूरिसडिक्शन पकड़ कर रखो तो एक्चुअली क्या है, तुम्हारी पावर का सीमा क्षेत्र, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन होती है, कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन होती है। लेट्स अज्यूम अ केस कि एक पर्सन है जिसने इंडिया में क्राइम किया, तो इंडिया के जो कोर्ट्स है उनकी ज्यूरिसडिक्शन इंडिया में फॉल करती है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ उठा के देख लो, कोई भी क्रिमिनल लॉ उठा के देख लो, तो तुम्हें पता चलेगा दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया हैविंग ज्यूरिसडिक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बढ़िया बात है। अब एक आदमी है, उसने क्राइम कमिट कर लिया, और उसने जो क्राइम कमिट किया, भाई उसने क्राइम किया, फिर भाग गया, उड़ गया। वो उड़ गया मतलब वो फ्यूजिटिव बन गया, वो भगौड़ा बन गया। अब तुम तो मजबूर हो गए, और मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि तुम्हारी पुलिस की, तुम्हारे लॉ की, तुम्हारे क्राइम की, तुम्हारे क्रिमिनल कोर्ट्स की, उनकी ज्यूरिसडिक्शन केवल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड ऐसा नहीं है कि द फॉर्मूला फिट्स फॉर अस आल्सो, द सेम गोज फॉर एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर ईरान में कुछ हुआ होगा तो ईरान के कोर्ट्स सिर्फ ईरान में होंगे, रशिया में कुछ होगा तो रशिया के कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ रशिया में होगी, यूएस में होगा तो यूएस में होगा, इंग्लैंड में होगा तो इंग्लैंड में होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जस्ट प्रायर टू वर्ल्ड वॉर वन से पहले एक थॉट आया, बहुत सारी कंट्रीज की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस मिली और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची। पहले तो वो मीटिंग करी, उस मीटिंग को नाम दिया गया इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कांग्रेस। क्यों दिया गया ये? बोला कि अगर कोई क्राइम इंटरनेशनल हो जाए और वो बंदा एक देश से क्राइम करे और दूसरे देश में गायब हो जाए तो उनके बीच में इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड होगी? भाई हमें तो पता ही नहीं चलने वाला बंदा कहां चला गया। तो 1914 के आसपास इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कांग्रेस हुआ और उन्होंने फैसला किया, तो सारे देश के जितने भी ज्यादातर मेंबर स्टेट से उनकी पुलिस मिली और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोला वाइडेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन करेंगे। इन अदर वर्ड्स जितना ज्यादा हो जाएंगे हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है ना स्कूल में,
ये बच्चे को अवार्ड मिला, ये बच्चे पे फाइन मिला, ये बच्चे को आज पनिशमेंट हो रही है, ये बच्चे को आज कुछ अनाउंसमेंट मॉनिटर बन रहा है, वो एक बुलेटिन बोर्ड ऐसा एक बना चलेगा। तो एक कॉमन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एनवायरनमेंट बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। इंटरपोल एक बुलेटिन बोर्ड की तरह है, एक जो स्कूल में नहीं होता था टक करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क है। लेकिन हुआ ये कि जब इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कांग्रेस फर्स्ट टाइम मिली, जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कांग्रेस हुआ, उसके तुरंत बाद वर्ल्ड वॉर वन हो गया। जब वर्ल्ड वॉर वन हो गया तो लोग अपनी जान बचा रहे थे, राइट, तो वॉर हो गया, द ग्रेट वॉर हो गया, और ये सारा का सारा काम ठंडे बस्ते में चला गया। सून आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एक और बार इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कांग्रेस मिली, और इस टाइम उनका जो मुद्दा था वो सेम ही था, लेकिन इस टाइम सक्सेसफुल हुआ, और हमने बना डाला व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ICPO। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम और ज्यादा फेमस नाम इज INTERPOL। इसका पूरा नाम है ICPO, इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक्चुअली रेडियो टेलीग्राफिक कोड है ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो रेडियो टेलीग्राफिक कोड है, जब आप रेडियो पर अनाउंस करते हो, जो वायरलेस होते हैं, तो उसमें तुमने सुना होगा मिलिट्री टैक्टिक्स में बोला जाता है टैंगो चार्ली। ओके, तो ये क्या है? ये एक रेडियो टेलीग्राफिक कोड होता है। ओके, तो मूवी देखिए टैंगो चार्ली, कुछ वैसा ही यहां पर है। तो चारों तरफ के पूरे देश के सारे मेंबर स्टेट्स के 192 मेंबर कंट्रीज है जो कि इस ICPO इंटरपोल का हिस्सा है। ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन, ऐसा लगता है यूनाइटेड नेशंस जितना ही है, प्रैक्टिकली उतना ही है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, याद रखना। तो यहां से ICPO हुआ। अब क्या हुआ? अब हर कंट्री को बोला गया कि तुम्हारे एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही नेपाल को एक रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंगापुर को करेगा, एक इजराइल को करेगा, एक रशिया को करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये लोग ये ICPO इंटरपोल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते जाएंगे। 24 घंटे ये चलता रहता है, आदान प्रदान ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर आप CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेडक्वार्टर्स में जाओगे, जो कि लोधी रोड दिल्ली में है, तो वहां पर तुमको ये नेटवर्क दिखाई देगा। वैसे पता नहीं तुम लोग क्यों जाओगे, या तो तुम IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन के जाओगे, भगवान अगर किसी और वजह से जाना पड़े। अगर तुम वहां पे जाके पता चलेगा, तो वहां पता चलेगा I24/7। I24/7 क्या है? I24/7 वो रेडियो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन है। 24/7 क्योंकि वो 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है। ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है वो समय देखकर तो क्राइम करेंगे नहीं, जो भगौड़े है वो समय देखकर तो भागेंगे नहीं, तो कंटिन्यूस आदान प्रदान होता रहता है। दिस इज कॉल्ड एज ICPO इंटरपोल। तो एक बार फटाफट इसको समराइज करेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सारा खेल तब स्टार्ट हुआ जब क्राइम्स की डायमेंशंस बढ़ने लगे, जब हमको ये नोटिस होने लगा कि इंटरनेशनल क्राइम्स होने की बात हो गई। लोग क्राइम इधर करते थे और भाग जाते थे, ऐसे लोगों को फ्यूजिटिव्स बोलते हैं। उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप फॉर दिस गाइस was very important to be shared. So just prior to 1914, just around 1914 circa, okay, World War One से पहले this International Crime Police Congress मिली और उन्होंने फैसला किया कि हम widest possible cooperation करेंगे। However, this method went south because it didn't work very well because of World War One. But soon after World War One, these people joined together hands and formed what is called as ICPO, International Crime Police Organization, जिसका रेडियो टेलीग्राफिक कोड है इंटरपोल, INTERPOL। इसलिए इसका पूरा नाम है एक्चुअली ICPO इंटरपोल। वाइडेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन है, 192 मेंबर कंट्रीज है, बट ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। हर कंट्री अपना अपना एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन उसको दे देती है, उसको NCB बोलते हैं, राइट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, ऐसे ही हर एक को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्वेश्चन आया कि इंडिया को इंटरपोल पे कौन रिकॉग्नाइज करता है या कौन अप्रिशिएट करता है, तो वो होता है CBI। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CBI और द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इंडियाज इंटरपोल। इट इज द नोडल एजेंसी ऑफ इंटरपोल, और हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी या जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो CBI की तरफ से आ जाएगी। 1949 तक ये मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB, द इंटेलिजेंस ब्यूरो करता था।
1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन के बाद ये काम होने लग गया सीबीआई। तो आज तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि जी सीबीआई क्या काम करता है, तो बोला सीबीआई इंडिया का इंटरपोल का काम करता है, एनसीबी है। और ये सारा सिचुएशन यहां से हो गया। सो इसका जो जनरल सेक्रेटेरिएट बना वो लियोन फ्रांस में बना, राइट। और ये कनेक्ट करेगा टू ऑल द कंट्रीज। ये जो दिख रहा है तुमको ये मार्क, ये जो बार बार हो रही है एनिमेटेड, हाँ सो इसका मतलब है तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर्स का है या जनरल सेक्रेटेरिएट का है, राइट। और याद रखना कि हर कंट्री का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा जिसे एनसीबी बोला जाएगा। इंडिया का जो एनसीबी होगा वो होगा सीबीआई। नाउ ये प्लान, यहां से 2-3 और ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूं। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मिशन है टू असिस्ट लॉ एनफोर्समेंट, ऑलराइट। और ये सारी मेंबर्स कंट्रीज में ट्रांस नेशनल क्राइम से ये डील करता है। सो दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। फाइनली ये एक बुलेटिन बोर्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर तुम रेड कॉर्नर नोटिस की बात करोगे, अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, तो वहां पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि रेड कॉर्नर नोटिस को अरेस्ट वारंट ना समझ लिया जाए। यानी कि ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क का काम होता है। ये इट इज नॉट द सो कॉल्ड ट्रेडिशनल पुलिस जिसको हम कहते हैं। सो ऑल एनसीबी जो होते हैं, जो हर कंट्री का होता है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दिस अरेंजमेंट जिसको बोला जाता है I-24/7। ये इंटरपोल सिक्योर ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेशन सिस्टम है। और इस तरह से आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो। तो तुम्हारे पास डेटाबेस होता है। तो अगर तुम्हें कोई फ्यूजिटिव देखना है, आतंकवादी कहां भाग गया, अलकायदा के टेररिस्ट कहां चले गए, या फिर कोई ड्रग ट्रैफिकर या ह्यूमन ट्रैफिकर का, इंटरपोल के पास सारी इंफॉर्मेशन आती जाएगी और उनका डेटाबेस जमा होता चले जाएगा। और ये रिक्वायरमेंट हो ही सकती है बिकॉज इसके बिना तो तुम्हारा काम चलना ही नहीं है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। याद रखना कि इंटरपोल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे गड़बड़ कर देते लोग। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर आईसीपीओ इंटरपोल या फिर इंटरपोल, जो आजकल नाम इसको नॉर्मली फेमस ही नाम इंटरपोल हुआ पड़ा है। ये यूएनओ का पार्ट नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसका यूएनओ से कोई लेना देना है नहीं। सो अब आ गया आज का टॉपिक। लो जी, टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो मैंने बैकग्राउंड समझा है। तो इंटरपोल एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करती है। शेयर करने का तरीका होता है ना, कोई भी चीज किसी से पूछना होता है। जैसे मैं तुमसे, अगर तुम मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो कितने सारे तरीके हो सकते हैं। तुम मुझसे टेलीग्राम पे कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, तुम मुझे फेस टू फेस मिल सकते हो, तुम यूट्यूब पर डाउट्स डाल सकते हो, या फिर प्लस क्लासेस में डाल सकते हो। अलग अलग जरिए होते हैं। तो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस निकाले जाते हैं। तो इन नोटिस के अलग अलग मुद्दे होते हैं। सो दे हैव डिफरेंट एजेंडास एंड दे हैव डिफरेंट पर्पसेस। The entire dimensions of all these notices sometimes becomes a very relevant question for your civil service examination because ये तुम्हें पता होना बड़ा जरूरी है। यहां पर वो कीवर्ड आ गया जो मैं तुमसे बार बार बोल रहा था, and that word is fugitives. So fugitives are those guys who have run away, who have disappeared from the jurisdiction of a particular country where they committed crime and have now disappeared from the jurisdiction and outside the reach of my law enforcement agencies. So पहले एक एक करके समझ लेते the various notices. पहला इस नोटिस इज कॉल्ड एज रेड नोटिस। अगर तुम इसका पूरा नाम सुनोगे तो इसको रेड कॉर्नर नोटिस बोला जाता है। तो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस है। यू माइट एज वेल यूज द वर्ड रेड नोटिस ऑफ द इंटरपोल, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। नाउ द आइडिया हियर इज ये, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक पर्सन है, उसने इंडिया में क्राइम किया। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। उसने इंडिया में क्राइम किया और इंडिया में क्राइम करने के बाद उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज डेविल लाइज इन द डिटेल। भाई तुम सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ रहे हो तो समझने की कोशिश करो। मैंने एक पर्सन को इंडिया में देखा, इंडिया में उसने क्राइम किया। इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, पुलिस ने, सीबीआई ने, किसी ने भी उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। क्रिमिनल चार्जेस लगाने के बाद वो भाग गया है। Now that's a very important distinction. Criminal charges लगाने के बाद वो भागा है, then the relevant notice is called as red corner notice. अब वो बंदा भाग गया, अब मेरी पुलिस सोचेगी यार इसके ऊपर तो हमने चार्ज लगा दिया, अब ये भाग गया, अब मेरे को उसको प्रोसिक्यूशन या फिर उसको द ऑफेंस के लिए जो भी उसके ऊपर करना है, टू सर्व सेंटेंस, पता चला जेल से भाग गया, कुछ भी हो सकता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक रेड कॉर्नर नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लोकेशन, और वो मुझे अरेस्ट के बारे में मदद करेंगे।
प्लीज अंडरस्टैंड, इसको अरेस्ट वारंट नहीं समझा जा सकता। इरादा यह है कि वो मुझे बता दे एंड देन आई अरेंज फॉर द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन। इंटरपोल का ये सब काम नहीं है। इंटरपोल तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बात है। सो अगर आप इस बात को डिस्टिंग्विश कर पाओ तो रेड कॉर्नर नोटिसेस आर फॉर नंबर वन, अ फ्यूजिटिव हु हैज डिसअपीयर्ड आफ्टर द क्रिमिनल चार्जेस हैव बीन लेविड ऑन हिम। दिस इज द मोस्ट सीवियर वन या फिर द मोस्ट फेमस वन। रादर सीवियर तो क्या होता है, बस मोर फेमस वन। सो हमारा पहला नोटिस इज कॉल्ड एज रेड कॉर्नर नोटिस। इसको एज इट इज याद कर लेना। मैं तुम्हारे स्क्रीन से हट जाता हूं। समटाइम्स मुझे लोगों ने बोला कि सिद्धार्थ सर स्क्रीन को कवर करके बैठ जाते, फिर हम रट नहीं पाते। टू सी द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन वांटेड फॉर प्रोसिक्यूशन और टू सर्व अ सेंटेंस। यहां पर लिखा हुआ नहीं है अभी के लिए, लेकिन तुम लोग जरूर लिख लेना। दिस इज ओनली रेलिवेंट आफ्टर द क्रिमिनल चार्जेस हैव बीन फिक्स्ड। फिर आता है व्हाट आर कॉल्ड एज येलो नोटिसेस। अगर तुम इसको देखोगे तो मैंने एग्जैक्टली वो फोटो देखी। अगर तुम इसको यहां से देखो ना तो यहां लिखा है ICPO। इसको जूम इन करके देख लेना। इसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल। तो एक्चुअली इसका नाम है ICPO, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये एक तरह से मिसिंग पर्संस से रिलेटेड है। तो कभी कभी माइनर्स होते हैं। अगर तुम एक सिचुएशन में हो कि माइनर्स, तुम्हें मालूम है ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ओके। तो माइनर्स अगर खो गए या फिर ट्रैफिकिंग के चक्कर में फंस गए, या समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि किसी शॉक की वजह से या किसी मानसिक वजह से या किसी भी वजह से मेमोरी लॉस हुआ या कुछ हुआ, somebody is not able to identify himself, तो फिर उसकी फोटोग्राफ, उसके थंबप्रिंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा may help us find what is his real identity। उस नोटिस को बोला जाता है येलो नोटिस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, येलो नोटिस का मतलब क्या है। अगर मैं CBI हूं, ऑलराइट, और मैं इंटरपोल से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं, तो मैं जो नोटिस निकालूंगा उसको बोला जाता है येलो कॉर्नर नोटिसेस या फिर येलो इंटरपोल नोटिसेस। ऐसे ही बाई चांस मुझे सिंगापुर वालों को चाहिए कोई इंफॉर्मेशन, तो सिंगापुर वाले येलो कॉर्नर नोटिसेस निकालेंगे। तो वो इंटरपोल के पास गया, लियोन में फ्रांस में गया, लेकिन लियोन फ्रांस में क्या है, वो I24/7 है, वो चारों तरफ इंफॉर्मेशन फैल जाएगी। और वो इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास हो, बाई चांस सिंगापुर का कोई पर्सन या मलेशिया का कोई पर्सन या कहीं और का कोई पर्सन इंडिया में है और मेरे को मैच कर गया, ओहो ये पर्सन तो यहां पर है जो टू मिल रहा है, मैं उसी टाइम ICPO इंटरपोल को कम्युनिकेट करूंगा। ICPO इंटरपोल इज कनेक्टेड टू सिंगापुर या मलेशिया या जिसने भी उसको रिक्वेस्ट किया है, और उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड येलो नोटिस। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि तुम इसको भी याद कर लो। ये सीधा सीधा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्संस, ऑफन माइनर्स, और टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्संस हु आर अनएबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। सो दिस इज द सेकेंड वन। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली ब्लू नोटिस से था। ओके, तो आज का जो टॉपिक था, जो न्यूज थी, वो था द पॉइंट वाज दिस इज ब्लू कॉर्नर नोटिस। नाउ यहां पर मेजर होएगा। अगर तुम इसको स्क्रीन पर देखोगे तो या तो तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे या फिर तुम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें दोनों से बचा लूंगा। लेट मी सी दिस, एक बार आराम से पढ़ो। यहां पे लिखा है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस तब रिलीज किया जाता है जब कोई जो रिक्वेस्टिंग कंट्री है वो इंटरपोल से अलर्ट शेयर करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन करते हैं ऑफ एनी वांटेड पर्सन या फिर क्राइम्स वर्ल्ड वाइड। तुम्हें नहीं लग रहा ये रेड कॉर्नर नोटिस जैसे ही है? हाँ, बिल्कुल लग रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा सर ये रेड कॉर्नर नोटिस जैसा ही है, सेम ही तो बात हो रही है। वहां पे भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, यहां भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, यहां भी फ्यूजिटिव है, यहां भी बंदा भाग गया है, वहां भी बंदा भाग गया है। तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन विद द अदर? यही है डेविल लाइज इन द डिटेल। अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जज आपको ये नोटिस करना जरूरी है कि ब्लू नोटिस आर यूजुअली रिलीज प्रायर टू, ओके, यूजुअली प्रायर और इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। अभी एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। रेड कॉर्नर नोटिस यूजुअली तब होता है जब एडवांस इन्वेस्टिगेशन हो गया है, करीब करीब उसके खिलाफ फैसला प्रूव हो चुका है। ओके, सो पॉइंट हियर इज प्रोसिक्यूशन और सर्विंग द सेंटेंस। वर्ड मैं समझा रहा हूं, प्रोसिक्यूशन और सर्विंग द सेंटेंस के लिए रेड यूज करना, ऑलराइट, और प्रायर टू क्रिमिनल चार्जेस और सून आफ्टर क्रिमिनल चार्जेस बट येट नॉट डिसाइडेड, अभी तक तुम्हारा दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक ब्लू नोटिस निकालना।
So the difference is between the blue notices and red notices at the stage of criminal investigation. So blue notices और red notices का आम तौर पे पर्पस सेम ही होता है, बट एट डिफरेंट स्टेजेस ही होता है. सो आई थिंक यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. एक और नोटिस होता है जिसको बोला जाता है ब्लैक नोटिसेस. ब्लैक नोटिसेस टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. ऑलराइट, अब ये क्या बात हुई बेटा? ये बड़ा खतरनाक गेम होता है. पूरे वर्ल्ड में आप ऐसे क्राइम बड़े आराम से नहीं कर सकते बिकॉज आपको आइडेंटिटी छुपा के करनी पड़ती है. तो ये जो फ्यूजिटिव्स होते हैं या टेररिस्ट होते हैं या इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा ताक में रहते हैं किसी ऐसी बॉडी के बारे में जिसको अनआइडेंटिफाइड होता है. अब वो अनआइडेंटिफाइड का मतलब किसी को पता ही नहीं है. गवर्नमेंट के नजरों में उसको यही नहीं पता कि ये जिंदा है कि मर चुका. तो उसके आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, किसी को पता नहीं कि ये जिंदा है कि मर चुका. और उन आइडेंटिटी कार्ड्स को मिसयूज करके एलिबाइज बनाकर यूज कर लिया जाता है. सो दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट आइडेंटिटी. होटल में चले गए, ट्रैवल कर लिया, एंड देन दे डू व्हाट दे वांट टू डू एज अ क्रिमिनल. तो ऐसे टाइम पर हमें ये बात पता हो जानी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल कि ये आइडेंटिटी जो बॉडी है ये अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन हमें पता है कि ये एक्चुअली अब जिंदा नहीं है. तो अगर जिंदा नहीं है और फिर ये फ्लाइट में घूम रहा है, ओह तो मुर्दा आदमी कैसे फ्लाइट में घूम रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. तो ऐसे नोटिस काम होगा, ये होगा ब्लैक नोटिस में. देन देर इज अनदर नोटिस विच इज कॉल्ड एज द ग्रीन नोटिस. और ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये प्रैक्टिकली प्रिवेंटिव होता है. ये प्रिवेंटिव इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पर्सन के बारे में कोई मेरे सामने मिल गया, सो आई फाउंड सम पर्सन, और मैंने उसको रात को ऐसे देखा घूम रहा है, और मैंने बोला ओ भाई इधर आ. तो बोला किया, तू क्या कर रहा है? वही मैं तो ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूं. तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है यार पता नहीं, मुझे इस पर शक है. नाउ आई वांट टू नो कि क्या इसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं, कि ये ऐसे सच में शरीफ आदमी है कि नहीं. इट्स लाइक अ वार्निंग सिग्नल. तो मुझे पता होना चाहिए कि इससे पहले इसने कहीं क्राइम किया, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है. जैसे ऐसा इंडिया में भी होता है, राइट. सो इंडिया में लोकली जो होता है उसको एनसीआर भी बोलते हैं, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. सो उसमें भी मेरे को पता चल जाता है तुमने इसे तभी नोटिस किया था कि अगर अभी यहां पर इतना, अभी तो कॉमन इंडिया में भी हो गया आफ्टर आधार कार्ड, लेकिन पहले इंडिया में इतना इजी नहीं होता था. लेकिन इंटरनेशनली वो है ना, हमेशा सबसे पहले तुम्हारे फिंगरप्रिंट ले लेते थे. वो फिंगरप्रिंट मैच करते थे, वो सारा तुम्हारा पूरी जो तुमने कुंडली किया हुआ है ना, जो भी तुमने सब कुछ सब निकल आता था. या तू यहाँ पर तूने क्राइम किया है, वहां पे क्राइम किया, तो जो भी तुम्हारा झूठ सच होता है वो सब कुछ पता चल जाता है. आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड, इट बिकम्स अ वेरी प्रिवेंटिव स्टॉप. और उसी से रिलेटेड एक ऑरेंज नोटिस होता है. स्लाइटली मोर ऑन द सिविरिटी इज द ऑरेंज नोटिस. इट्स वार्न्स ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी. ये बड़ा काम का नोटिस होता है. ये नोटिस क्या होता है, कभी कभी तुम लोगों ने ये न्यूज़पेपर में सुना होगा, राइट, कि ऐसी खबर आई है, ऐसा तुम लोगों को बहुत बार सुना होगा कि ऐसी खबर आई है कि दिल्ली में या किसी भी शहर में या कहीं पे भी इमिनेंट टेररिस्ट थ्रेट है, कि यहां पर ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, राइट. ऐसा लग रहा है, वार्निंग दी गई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्निंग दी है कि कुछ सस्पिशियस एलिमेंट्स सिटी में आ चुके हैं, या फिर कहीं पर किसी मेले में या किसी फेयर में या कहीं पर किसी तीर्थ यात्रा पर अटैक होने वाला है. वो कैसे पता चलता है? वो इन ऑरेंज नोटिस से पता चलता है कि यार देयर वाज मूवमेंट, राइट, जिसके ऊपर यार इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला देयर कुड बी एन इवेंट, देयर इज अ रॉन्ग पर्सन एंटरिंग. ये पर्सन ऐसा लग रहा है हमको कि वो यहां से यहां आया है. समटाइम्स इट इज नॉट श्योर, बट वो एक वार्निंग का काम करता है. इन नोटिस को ऑरेंज नोटिस बोला जाता है. वो एक इवेंट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज ऑरेंज नोटिस. सो हम लोगों ने ये सारे नोटिस कर लिए, ओके. एंड नाउ द लास्ट वन विच इज द पर्पल नोटिस. नाउ पर्पल नोटिस का काम होता है, देखो बेटा क्या होता है, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, जैसे जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे जैसे पुलिस वगैरह ज्यादा डेवलप्ड होते गए, वैसे वैसे क्राइम भी डेवलप्ड होता गया. तो अगर तुम 60s की 50s की मूवीज देखोगे तो तुम्हें नोटिस किया जाएगा, या क्राइम करने के लिए क्या करते थे, गाड़ी के डिग्गी में ऐसा, या फिर बैग के अंदर एक फॉल्स एंट्री बना दी, उसके अंदर ड्रग्स छुपा दिए, उसके अंदर वेपन्स छुपा दिए. अब इतने बच्चों वाली हरकतें कोई नहीं करते, राइट. नाउ दे हैव डेवलप्ड मल्टीपल मोडस ऑपरेंडीज, अलग अलग तरीके करते. नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड स्पेशली इंटरपोल टू कीप अ ट्रैक ऑफ दीज चेंजिंग टाइम्स. तो
एक दूसरे से बताया जा सकता है, ताकि नोबडी गेट्स इट एज अ सरप्राइज कि यार हमें तो पता ही नहीं था ये नया तरीका है। सो दे कीप ऑन शेयरिंग कि यार हमने एक नया तरीका देखा, इस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है, इस तरह से आर्म्स ट्रेड हुआ है, इस तरह से कंसीलमेंट हुआ है, इस तरह से साइबर अटैक हुआ है, इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है, ये नया रूट है जहां से ड्रग्स जा रहे हैं, ये नया रूट है जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे नोटिस है जो एक दूसरे को अवेयर करने के लिए होते हैं, दोस आर कॉल्ड एज पर्पल नोटिसेस। तो मैंने तुम्हें सारे समझा दिए, तो मैंने तुमको समझा दिया रेड, मैंने तुमको समझा दिया येलो, मैंने तुमको समझा दिया ब्लैक, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ब्लू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ग्रीन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑरेंज, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू पर्पल। तो ये 7 नोटिसेस है जो तुमको याद करने। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस, इसलिए मैंने इसको इजी वे से याद रखवाया है, ज्यादा टेंशन मत लेना, और कोशिश करना कि यूपीएससी को यूपीएससी के एग्जाम की तरह क्रैक किया जाए। इन अदर वर्ड्स, इसको कीवर्ड बेस्ड एग्जाम बनाया जाए, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हीं को वैसे के वैसे ध्यान से ही पढ़ते हुए चलो। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। और जो अभी ब्लू कॉर्नर नोटिस आया है, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था कि ये रेलेवेंट मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस ये कब की न्यूज है मालूम है? ये 2020 की न्यूज है। नित्यानंद फ्लेड इंडिया लास्ट ईयर अमिड एलिगेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये उस टाइम की न्यूज है। सो दिस हैज हैपेंड अर्लियर। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी के लिए नोटिस से आया हुआ है, ये पहले भी नोटिस आया हुआ है। मेक श्योर कि आप ऐसे नोटिस सारे के सारे याद कर लो। सो आई एम श्योर दिस ब्लू कॉर्नर नोटिस एक और पहले भी आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ हाई रेलेवेंस, हाई प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल ऑफ दिस। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने इतने से टाइम पीरियड में तुमको ये बात सारी समझा दी है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब तुम समझ सकते हो कि जब हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे तो कितनी सॉलिड प्रिपरेशन की जा सकती है। आइदर वेज, कॉल तुम्हारा, करियर तुम्हारा। 24,999 पे ये अवेलेबल है। 15 मंथ का कोर्स है। 7 मई तक ये लास्ट ऑफर है। इनफैक्ट ये प्रैक्टिकली लास्ट डे है। यूज माय स्पेशल कोड SIDLIGHT. Don't miss this opportunity. I hope you have enjoyed this video. Please drop in a comment. मुझे बताओ whether you liked it or not. कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जिसको चाहते हो कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई और टॉपिक हो, make sure that you share with me. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.